बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स उनके फ्रूट के अंदर कवर हुए होते हैं या क्लोज होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर दो जनरेशंस जो कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट हैं, ये एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती हैं और ये न्यू प्लांट्स किस तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनकी मेन जनरेशन या मेन प्लांट बॉडी जो हमें नज़र आती है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है और ये स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज डिप्लॉयड एडल्ट प्लांट। इनका एडल्ट प्लांट डिप्लॉयड होता है, यानी कि इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, मोस्टली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये ज़्यादातर रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट हुए होते हैं, यानी कि इनमें प्रॉपरली रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद हैं। एट मेच्योरिटी इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। जैसे जैसे ये मेच्योर होते जाते हैं ये फूल पैदा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की डायग्राम है। हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देख सकते हैं। इसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसके अलावा फ्लावर हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रूट के अंदर सीड होता है। Flowers. Flowers are the reproductive part of the angiospermic plant. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फूल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर वो ऑर्गन्स मौजूद हैं जो मज़ीद आगे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। Flower is a modified shoot which consists of a pedicel, thalamus or torus, and floral leaves, which are sepal, petal, stamen and carpels. फूलों फूल एक मॉडिफाइड शूट है, यानी कि एक स्टेम के ऊपर एक चेंज होता गया, मॉडिफाई होता गया, वो मज़ीद बेहतर से बेहतर होता गया या उसमें चेंजेस आती गई, जिसके नतीजे में फ्लावर्स पैदा हुए। और एक फ्लावर के 3 मेन हिस्से होते हैं। एक पेडिसल यानी कि उसकी डंडी जिसके साथ वो अटैच है प्लांट के साथ, इसके ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा जिसे हम थैलेमस कहते हैं और थैलेमस के ऊपर इसके फ्लोरल लीव्स मौजूद हैं। फ्लोरल लीव्स वर्ल्स की फॉर्म में या दायरों की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सबसे बाहर सेपल्स होती हैं जो कि ज़्यादातर ग्रीन इन कलर होती हैं। इसके अलावा पेटल्स या जिनको पत्तियां कहते हैं वो मौजूद होती हैं। पेटल्स कलरफुल होती हैं जिनकी वजह से हम फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा इनमें मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद हैं। मेल पार्ट को हम कलेक्टिवली स्टेमन कहते हैं। ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा सेंटर में एक फीमेल पार्ट जिसे हम कार्पल कहते हैं ये मौजूद होती है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। अभी इन पार्ट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फिर एक फूल में जो सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड पार्ट्स हैं वो थैलेमस और फ्लोरल लीव्स हैं। कि हम थैलेमस को अगर कंपेयर करें स्टेम के साथ तो ये बिल्कुल भी स्टेम की तरह नहीं लगता। ये स्टेम से टोटली चेंज लगता है। ये फूला हुआ होता है और ये फूल की बेस पे मौजूद होता है। अगर हम इस हिस्से को स्टेम के साथ कंपेयर करें तो ये टोटली चेंज है। इसी तरह फ्लोरल लीव्स को अगर हम किसी कॉमन लीफ के साथ कंपेयर करें तो स्टेमन्स और कार्पल्स स्पेशली ये दोनों टोटली चेंज है, लीफ जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। इन्होंने खुद को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि ये आम कॉमन लीफ से नहीं मिलते। फिर एक फूल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनके फ्लोरल लीव्स को स्पेशली, जिन्हें हम कहते हैं कि एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक प्रोडक्टिव पार्ट है। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी कहलाते हैं।
इनमें सेपल्स और पेटल्स आ जाती हैं। ये स्टेमन्स और कार्पल्स जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉलिनेशन के बाद ये फ्लावर से अलग हो जाते हैं। सबसे पहले हम इस एक डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर सेपल्स मौजूद हैं, और सेपल्स फूल के नीचे मौजूद होती हैं। यहाँ पे ग्रीन इन कलर मोस्टली ये होती हैं। इनके पूरे वर्ल या घेरे को, यानी कि जितनी भी सेपल्स इस फ्लावर के नीचे मौजूद हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली कैलेक्स कहेंगे। इसी तरह इसमें पेटल्स मौजूद हैं जो कि कलरफुल हैं, और इनको कलेक्टिवली तमाम पेटल्स को हम क्रोला कहेंगे। ये दोनों एंथर और स्टेमन और कार्पल की प्रोटेक्शन करते हैं जो इनके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। इनका काम इंसेक्ट्स को, जैसे शहद की मक्खी, कोई दूसरा इंसेक्ट जो इनसे रस लेने आता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और पॉलिनेशन में हेल्प करना है। पॉलिनेशन बेसिकली पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर मुंतकिल होना है। यहाँ पर एंथर्स हम देख सकते हैं कि ये मौजूद हैं। इन एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन लगते हैं जो कि मेल स्पोर या फिर माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, और इनको फीमेल ऑर्गन कार्पल तक मुंतकिल किया जाता है। इस मुंतकली के अमल को हम पॉलिनेशन कहते हैं, और ये पॉलिनेशन इंसेक्ट इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। और जैसे ही पॉलिनेशन होती है उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी डायग्राम में देख सकते हैं कि पेटल्स विल्ट हो रही हैं, यानी कि उतर रही हैं। इसी तरह सेपल्स भी उतर जाएंगी, ये रिमूव हो जाएंगी, और यहाँ पे सिर्फ ओवरी रह जाएगी, इवन दो एंथर भी कुछ केसेस में रिमूव हो जाते हैं। देन वी कम टूवर्ड्स रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। दीज आर स्टेमन्स एंड कार्पल्स। अब स्टेमन्स मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाते हैं, और कार्पल्स फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाते हैं। स्टेमन की बात करें तो हमारे पास एक स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और उसके अलावा फिलामेंट। फिलामेंट के जरिए स्टेमन फ्लावर के साथ अटैच हुआ होता है, जबकि एंथर में स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, और ये मेल स्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में फिर मियोसिस होती है, यानी कि एक सेल से ये 4 सेल्स आगे बनाएंगे, और वो हैप्लॉइड होंगे। उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगी, और ये माइक्रोस्पोर्स होंगे जो इस एंथर के अंदर पोलन सैक्स के अंदर बन रहे होंगे। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस मेल गेमिटोफाइट। अब ये माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, और इस माइक्रोस्पोर को हम पोलन भी कहते हैं। माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमिटोफाइट इज नोन एज पोलन। तो हम इसको पोलन या पोलन ग्रेन दोनों में से कोई वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक एंथर का क्रॉस सेक्शन है, उसको काट के दिखाया गया है। इसमें 4 पोलन सैक हैं, और इसमें से हमने एक पोलन सैक देखनी है। इस पोलन सैक के अंदर ये पोलन मदर सेल्स हैं, और ये पोलन मदर सेल्स डिप्लॉयड हैं, और इनमें जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बनते हैं जिन्हें हम टेट्राड कहते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 4 सेल हैं, लेकिन चारों अलग अलग हैं। तो पहले ये सेल्स मियोसिस के नतीजे में जो बनते हैं ये टेट्राड होते हैं, यानी कि 4 सेल्स बनते हैं। 3 हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, एक दूसरी जानिब होगा। ये आपस में पहले अटैच होते हैं, फिर ये सेपरेट हो जाते हैं, और 4 सेल्स बना देते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो इस तरीके से एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये इस पोलन सैक के अंदर मौजूद रहते हैं। जब पोलन ग्रेन यंग होगा तो इसमें न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, और ये हैप्लॉइड होगा। इसमें सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगी।
फिर इसमें माइटोसिस होगी इसके न्यूक्लियस में, और ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बना देगा, जिसमें से एक न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस के तौर पे और दूसरा न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस के तौर पे काम करेगा। ट्यूब न्यूक्लियस का काम ये होता है कि ये पोलन ट्यूब बनाता है और जनरेटिव न्यूक्लियस से स्पर्म्स बनते हैं। इसके अलावा स्पोर के इर्द गिर्द दो वॉल्स होती हैं जिसे एक्साइन और इंटाइन कहते हैं। तो ये इस तरीके से एक स्टेमन के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। स्टेमन के एंथर में पोलन सेक्स के अंदर पोलन मदर सेल्स में मियोसिस होती है, और हर बार एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जैसे जैसे टाइमली मैच्योर होते जाएंगे, इनमें न्यूक्लियस पहले सिंगल होगा और फिर ये डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बना देगा, जिसमें से एक न्यूक्लियस का काम पोलन ट्यूब बनाना है और दूसरे न्यूक्लियस का काम, जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, उसका काम स्पर्म्स बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास कार्पल आ जाती है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। इट कंसिस्ट ऑफ बेसल ब्रॉडर ओवरी। इसमें नीचे की जानिब बेस पे बहुत खुली या चौड़ी ओवरी होती है, एक स्टाइल होता है, और सबसे ऊपर टर्मिनल यानी कि ऊपर टिप के ऊपर स्टिग्मा मौजूद होता है। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स हम माइक्रोस्पोरेंजियम को कहते हैं। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये एक पिस्टल या कार्पल मौजूद है। पिस्टल कार्पल को ही कहते हैं, और इसमें एक बेस पे ओवरी है जो कि स्वॉलन और ब्रॉडर है, चौड़ी है और फूली हुई है। इसके ऊपर एक बारीक सा स्टाइल है, और स्टाइल के ऊपर टिप पे जाके स्टिग्मा मौजूद है। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होंगे, जिस तरह एंथर के अंदर पोलन सेक्स थी, और यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। Ovule consists of an integument and a tissue nucellus present inside. एक ओव्यूल में मेनली दो पार्ट होते हैं, जिसे हम एक को इंटेगुमेंट कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम नुसेलस कहते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेगास्पोर्स थ्रू मियोसिस। इनमें भी मियोसिस होती है यानी कि रिडक्शन डिवीजन होती है, और रिडक्शन डिवीजन के नतीजे में जो मेगास्पोर्स बनते हैं वो 4 होते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं यानी कि इनमें सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होती है। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मेगास्पोरोसाइट है, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है और इसमें मियोसिस होती है इसके न्यूक्लियस में, और मियोसिस के नतीजे में यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल रह जाता है। अब इस एक फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियाई में फिर अगेन डिवीजन होंगी, और डिवीजन के नतीजे में यहाँ पर 8 न्यूक्लियस बनेंगे। ये 8 न्यूक्लियस खुद को अरेंज कर लेंगे और 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे, 2 सिनर्जिड्स, एक एग, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के तौर पे एक्ट करेंगे। अब ये मेच्योर मेगा गेमिटोफाइट कहलाएगा। जिस तरह हमने ये बात अभी रिसेंटली की थी कि पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गेमिटोफाइट होता है, उसी तरह यहाँ पर ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही फीमेल गेमिटोफाइट या मेगोगेमिटोफाइट मौजूद होगा। आफ्टर पॉलिनेशन, फिर जब ये स्ट्रक्चर्स बन चुकी होती हैं तो पोलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता है एंथर से स्टिग्मा तक। जब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसके बाद एक पोलन ग्रेन सिलेक्ट हो जाता है और उसमें से पोलन ट्यूब अराइज होती है। पोलन ग्रेन यहाँ तक ट्रांसफर हो चुके होते हैं स्टिग्मा तक, और जैसे ही ये स्टिग्मा पर
गिरते हैं तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और इनसे एक पोलन ट्यूब निकलती है। ये पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। हेयर वी कैन सी कि पोलन ग्रेन यहाँ पर मौजूद है और उसके नीचे से पोलन ट्यूब अराइज हो रही है। जनरेटिव न्यूक्लियस अब डिवाइड हो गए, दो स्पर्म न्यूक्लियाई में चेंज हो चुका है और ये दोनों ट्यूब न्यूक्लियाई के पीछे मूव कर रही हैं। इस स्ट्रक्चर को हम मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। मेल गेमिटोफाइट में न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन्स टू फॉर्म टू स्पर्म्स एंड अ ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनाता जाएगा और जनरेटिव न्यूक्लियस से बनने वाले स्पर्म इसके पीछे पीछे मूव होते जाएंगे। जैसे जैसे आगे जगह बनती जाएगी वैसे वैसे ये इसको फॉलो करते हुए पीछे चलते जाएंगे। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन को, यानी कि इस स्टेज में हम पोलन ग्रेन को मेल गेमिटोफाइट कहेंगे। अब पोलिनेशन के बाद मेगास्पोर में क्या चेंजेस आती हैं? इन मेगास्पोर certain changes occur in ovule leading to the formation of megaspore। इसमें मजीद चेंजेस आती जाएंगी जो कि ये मेगा गेमिटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। जब जैसे ही पोलिनेशन स्टार्ट होती है तो उसके बाद ये सेल्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और पोजीशन लेने के बाद ये वेट करते हैं फॉर द स्पर्म। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों बाहर इंटेगुमेंट्स हैं। ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर दोनों इंटेगुमेंट्स हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट नुसेलस का है और नुसेलस के बाद ये वाला जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है ये मेगास्पोरेंजियम है। इसमें 8 न्यूक्लियाई हैं जिसमें से 3 एंटीपोडल सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है और इसी तरह 2 हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई हैं। माइक्रोपाइलर एंड वो है जहां से स्पर्म ने एंटर होना है। The female gametophyte consists of 7 cells only. One is egg and oosphere. ये 7 सेल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो सेंट्रल सेल हमें ये नजर आ रहा है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, बाकी तमाम सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है। 3 सेल्स ये मौजूद हैं, 3 सेल्स ये वाले 3 हैं, 6 हो गए और ये लास्ट सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं और इन 7 सेल्स में से एक सेल एग सेल के तौर पे एक्ट कर रहा है और बाकी तमाम सेल्स इसके साथ मौजूद हैं। इसे हम फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं। पोलन ट्यूब, इट ग्रोज थ्रू स्टाइल, ये स्टाइल में से गुजरती हुई एंटर करती है ओव्यूल को और फिर ये फीमेल गेमिटोफाइट तक पहुंच जाती है और यहाँ पे स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये इस डायग्राम से हम पीछे होने वाले स्टेप्स को समराइज करेंगे। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर गिरता है तो गिरने के बाद इसका जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे मूव करता जाता है और जनरेटिव न्यूक्लियस उसके पीछे पीछे आता है। ट्यूब न्यूक्लियस की मूवमेंट से एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ये मूव करते करते एंटर होगी थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के जरिए इस एग तक पहुंच जाएगी जहां तक इसे स्पर्म को पहुंचाना है। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ओव्यूल तक ये पहुंच जाएगी और इसमें जनरेटिव, इस दौरान जनरेटिव न्यूक्लियस 2 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसके पीछे पीछे चलते जाएंगे। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक मौजूद है और इस एम्ब्रियो सैक में 2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं जो कि एक पोलर सेल में मौजूद होंगे। इसके अलावा एक एग सेल मौजूद है। अब यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये स्पर्म न्यूक्लियाई मूव कर जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि 2 फ्यूजन्स होती हैं। एक
जाइगोट बनाने के लिए, दूसरा एंडोस्पर्म बनाने के लिए। जाइगोट में एग और स्पर्म में से एक सेल आपस में फ्यूज होकर ओस्पोर बना देते हैं, और इसी तरह एंडोस्पर्म में सेकंड स्पर्म फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे थे, जो कि एक सेल के अंदर मौजूद थे, उनके साथ, और ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n होता है। एज वी कैन सी हेयर कि यहाँ पर दो स्पर्म सेल इस पोलन ट्यूब से एंटर हुए हैं, एक इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और 2n जाइगोट बना देगा, डिप्लॉयड जाइगोट, और दूसरा सेल आगे मूव कर जाएगा और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई वाले सेल के साथ अटैच हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद एंडोस्पर्म बना देगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। ये ऑलरेडी डिप्लॉयड था, 2n था, और एक इसके आने से यहाँ पर ऐड हो गया, तो अब ये ट्रिप्लॉइड हो गया है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इसके अलावा यहाँ पर जाइगोट मौजूद हैं। After fertilization, the oospore, which is the zygote, develop into an embryo. अब ये zygote चेंज हो जाएगा ओ स्पोर में, यानी कि अपने इर्द गिर्द ये एक वॉल क्रिएट कर लेगा और उसके बाद ये एम्ब्रियो बना देगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें डिवीजन्स होती जाएंगी और ये एक मैस ऑफ सेल बना देगा जिसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। दूसरी जानिब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद ये मल्टी सेलुलर न्यूट्रिटिव टिश्यू बना देगा जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें प्रोटीन या फिर दूसरे स्टोरेज मटेरियल मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके बाहर जो ओव्यूल की वॉल या इंटेगुमेंट थी वो सीड कोट यानी कि सीड के बाहर वाला पोर्शन बना देगी और उसके बाहर फ्रूट मौजूद होगा जिसे हम ओवरी से कहेंगे कि ओवरी से बना है। सीड फॉर्मेशन के दौरान जो इंटेगुमेंट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट होती है ओव्यूल की और एक इनर, यानी कि ओव्यूल की आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल से बनने वाली सीड कोट को हम टेस्टा कहते हैं और इनर वॉल से बनने वाली कोट को हम टेगमेन कहते हैं। इसके अलावा एक सीड में प्लम्यूल होता है जहां से स्टेम ने राइज होना है। इसके अलावा एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल है और रेडिकल है, रेडिकल से रूट अराइज होती है, और कॉटिलीडन है। कॉटिलीडन प्राइमरी या प्रिमिटिव लीव्स भी कहलाते हैं। इसके बाद फ्रूट ओवरी वॉल से डेवलप होता है, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ओवरी वॉल से फ्रूट डेवलप हो रहा है, फ्रूट वॉल बन रही है और ओवरी वॉल अब चेंज हो चुकी है इनटू द पेरिकार्प, और ये पेरिकार्प के अंदर सारा फ्रूट मौजूद है और इसके अंदर ये ओव्यूल यानी कि ओव्यूल के बाहर वाली सीड कोट मौजूद है और उसके अंदर सीड मौजूद है। द सीड अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। फिर इसके बाद जब सीड्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो ये कुछ जब ग्रो करवाते हैं तो ये फौरी तौर पे ग्रो नहीं करते, बल्कि ये कुछ वक्त लेते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद ये सूटेबल कंडीशन, वो कंडीशन जो इनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल हैं, उनमें ये ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नया प्लांट बना देते हैं। सीडलिंग, एक सीड से जो नन्हा सा छोटा सा प्लांट बनता है उसे हम सीडलिंग कहते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन से हमने स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद इनकॉन्स्पिकुअस केमिटोफाइटिक जनरेशन पैदा हुई और उसके बाद फिर एक डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस होगी। इनकॉन्स्पिकुअस कहते हैं जो बहुत ज़्यादा वाजे ना हो। यहाँ पे हम अपने पूरे लेक्चर की एक बार समरी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक स्पोरोफाइटिक प्लांट के ऊपर मैच्योर फ्लावर मौजूद है। इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को हम एंथर कहते हैं, फीमेल पार्ट को हम ओवरी कहते हैं, कार्पल कहते हैं। एंथर में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक
माइक्रोस्पोरेंजियम और एक माइक्रोस्पोरोफाइट्स। अब ये इनमें म्योसिस होगी और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। पोलन ग्रेन में मेल गेमिटोफाइट होगा और ये जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल पर मुश्तमिल होगा। अब दूसरी तरफ ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इनमें एक मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है और बाकी तमाम के तमाम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। फिर इस मेगास्पोर में चेंजेस आती हैं और चेंजेस आने के बाद इसमें फीमेल गेमेटोफाइट बनता है जिसमें 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड एंड 1 एग मौजूद हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ये पोलन ग्रेन पोलिनेशन के नतीजे में स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे, ये नीचे की जानिब मूव करना शुरू कर देंगे। ट्यूब न्यूक्लियस से पोलन ट्यूब बनती जाएगी और जनरेटिव सेल से 2 स्पर्म्स बन जाएंगे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पोलन ट्यूब मूव करती जाएगी और मूव करने के बाद ये स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। ओव्यूल में एंटर होने के बाद ये दोनों स्पर्म्स को अंदर मूव करवा देगी और जैसे ही स्पर्म अंदर डिस्चार्ज होंगे, इनमें से एक स्पर्म एग के साथ और दूसरा स्पर्म सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और एंडोस्पर्म बनेंगे और जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ओव्यूल की आउटर वॉल्स सीड कोट बना देंगी जिसमें बाहर वाली वॉल टेस्टा और अंदर वाली टेगमेन होंगी। इसके अलावा इसमें एंडोस्पर्म 3n मौजूद होगा और एम्ब्रियो मौजूद होगा और ये तीनों स्ट्रक्चर्स कलेक्टिवली सीड कहलाएंगी। अब सीड कुछ अरसे बाद जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके अगेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बना देगा। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में स्पेशल प्रोसेस है, ये किसी भी और प्लांट ग्रुप में नहीं होता। इसमें 2 गैमेट्स सिमल्टेनियसली फ्यूज हो जाती हैं 2 सेल्स के साथ, जिसमें से एक फ्यूजन एक मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एग के दरमियान में हो रहा है और जाइगोट बन रहा है जो कि आगे एम्ब्रियो बनाएगा, और दूसरा मेल गैमीट यानी कि स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है और जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और इसके नतीजे में एंडोस्पर्म बनेगा जो कि डिप्लॉयड है और ये एंडोस्पर्म सेल डिवाइड होके एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा। ये एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है क्योंकि इसमें ओव्यूल अपने अंदर बहुत सारा फर्टिलाइज ओव्यूल यानी कि सीड अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर कर सकता है और इससे प्लांट अपने रिसोर्सेज को फूड रिसोर्सेज को इकोनोमाइज कर सकते हैं, यानी कि जब तक नए लीव्स ग्रो नहीं करते तब तक ये वहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं कि एक स्पर्म, ये 2 स्पर्म, ये एक जनरेटिव सेल है, उससे आगे एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे जैसे ट्यूब न्यूक्लियस आगे मूव करता जा रहा है वैसे ही स्पर्म्स दोनों डिवाइड हो जाते हैं। एक स्पर्म आकर एग के साथ फ्यूज हो जाता है और दूसरा स्पर्म यहाँ से मूव कर जाता है टूवर्ड द ट्यूब सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई के पास। क्लासिफिकेशन और एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म को हम 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं इनके नंबर ऑफ कोटिलेडन की बेस पे। फर्स्ट इज सब क्लास मोनोकोटिलेडनी एंड जिन्हें हम मोनोकोटिलेडन्स या फिर मोनोकोट्स प्लांट्स भी कहते हैं। इनमें एक कोटिलिडन होता है। कोटिलिडन हम इनके लीव्स को कहते हैं प्राइमरी लीव्स, जो कि इनको स्टार्टिंग में जब तक ग्रीन लीव्स या ट्रू लीव्स इनके नहीं आ जाते तब तक वो इन्हें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। तो कुछ प्लांट में नंबर ऑफ कोटिलिडन 1 होता है, जैसे हम मकई की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ कोटिलिडन 1 है। कुछ प्लांट में डाइकोटिलेडन होते हैं यानी कि 2 कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं, और इन्हें ऐसे पौधे जिनमें 2 कोटिलेडन्स मौजूद हों उसे हम डाइकोट्स या फिर डाइकोटिलेडनस प्लांट कहते हैं। इसमें हम पी की एग्जांपल ले सकते हैं, मटर की, चने की, ये एग्जांपल ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।